A very good afternoon to all my students. How are you all? Am I audible and visible? Okay, Shampurna, thank you so much for the information. Thank you, Somdatta. So, students, you're fine? Good. Good to know that. Let me move out range of camera. You can see on the board what I have written, Viplab Gayan. हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा. थोड़ी टायर्ड हूँ, थोड़ी परेशान भी. अभी आप लोगों का सिलेबस है, एग्ज़ाम है, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, मेरा खुद का भी एग्ज़ाम चल रहा है. सो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड एंड टायर्ड ऑल्सो, बट यस आई एम गुड. तो स्टूडेंट्स, ये विप्लव गायन कविता आज आप लोगों को पढ़ाएंगे. यही आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है. ओके, पेज नंबर 141. इससे पहले, अच्छा, वर्धमान का स्पेलिंग आप, मैं लिख देती हूँ बोर्ड में. एक सेकेंड, लेट मी राइट इट. दोनों सही है, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं. वर्धमान वर्धमान दोनों सही है, कोई भी लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं सबसे पहले आप लोगों की सिलेबस की चर्चा आप लोगों के साथ किए देती हूँ. उसके बाद विप्लव गायन कविता को पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को. ओके, सो लेट मी टेल यू योर सिलेबस फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन. हाँ, वो भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है. ठीक है, बहुत सारे स्पेलिंग्स होते हैं एक्चुअली. ठीक है, चलिए, तो लेट मी टेल यू योर सिलेबस. सबसे पहले PT2 से रहीम के दोहे और कंचा. ठीक है, रहीम के दोहे और कंचा, भोर और बरखा नहीं आएगा. ठीक है, रहीम के दोहे और कंचा. इसके बाद टर्म 2 से नीलकंठ, विप्लव गायन और चिड़िया की बच्ची, जो तीनों प्रोवाइड किया गया था तीनों ही आएगा. चिड़िया की बच्ची इज रिपीटेड फ्रॉम द टर्म 1 सिलेबस. तो क्या क्या हुआ? वसंत में हुआ आपका रहीम के दोहे, कंचा, नीलकंठ, विप्लव गायन, चिड़िया की बच्ची. ठीक है, हिंदी ग्रामर बुक में मुहावरे लोकोक्ति का पार्ट नहीं है. अच्छा, एक सेकंड, मेरे पास आपका ग्रामर बुक है, मैं देख लेती हूँ. ऐसा कैसे हो सकता है नहीं है? है तो बेटा, पेज नंबर 220 से पेज नंबर 229 तक ये आप लोगों की ही किताब है ना. क्या हो गया है सोमदत्ता? ये देखिए, पेज नंबर शायद दिखाई नहीं देगा आपको. ऐसे 220 टू पेज नंबर 229. ठीक है, अच्छा, हाँ, और ये है चैप्टर नंबर 18. यस, यू आर राइट साक्षी. चलिए, मुझे बता देने दीजिए, पहले सिलेबस सुन लीजिए ध्यान से. ये हो गया. इसके बाद आपका व्याकरण में विराम चिन्ह नहीं, पहले PT से बता देते हैं. सर्वनाम विशेषण दोनों पढ़ाए गए थे, दोनों आएंगे. उसके बाद विराम चिन्ह, मुहावरे लोकोक्ति. अब निबंध लेखन देखिए, मैंने दे करके रखा था, यदि पेन एंड पेपर एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम हो, जो भी कह लें आप, इसके लिए दे करके रखा था. लेकिन अब पता नहीं है अभी होगा कि नहीं. ऐसा तो अभी तो उम्मीदें कम ही लग रही हैं कि आपके पेन एंड पेपर एग्जाम के लिए. सो अच्छा, ठीक है सोमदत्त, आप देख लीजिएगा. तो इसके लिए अभी तो पता नहीं है. हाँ, तो अगर पेन एंड पेपर एग्जाम नहीं होगा तो निबंध लेखन पॉसिबल ही नहीं है. MCQ कैसे देंगे निबंध लेखन का? तो ये ग्रामर का सिलेबस क्या हुआ आपका? आपका ग्रामर का सिलेबस हुआ
सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 6 का बोल दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी। ग्रामर का सिलेबस होगा समास, क्रिया और काल, मुहावरे, लोकोक्ति। समास, क्रिया, समास, क्रिया, काल, मुहावरे, लोकोक्ति। समास, क्रिया, काल और मुहावरे, लोकोक्ति। ठीक है, चलिए अब है आपका महाभारत। महाभारत में भीम और हनुमान, मायावी सरोवर, 12वां दिन, ये हमारा पीटी का है। टर्म से केवल और केवल अभिमन्यु रहेगा। ठीक है, अब मैं रिपीट कर देती हूँ, आराम से ध्यान से सुनिए। रहीम के दोहे, कंचा, नीलकंठ, विप्लव गायन, चिड़िया की बच्ची, 5 चैप्टर। ठीक है, व्याकरण, समास, क्रिया, काल, मुहावरे, लोकोक्ति, 4 चैप्टर। ठीक, उसके बाद महाभारत, भीम और हनुमान, मायावी सरोवर, 12वां दिन, अभिमन्यु, 4 चैप्टर। समझ गए? दिस इज योर फाइनल सिलेबस फॉर योर फाइनल एग्जाम। ठीक है ना? नहीं, जितना बोला है उतना ही, जितना बोला है अभिमन्यु तक लास्ट, बिकॉज वेटेज उसका 5% रहता है। महाभारत के बुक का वेटेज आपका 50-50 अगर आप टेक्स्ट और ग्रामर में लेते हैं तो 50% ग्रामर, 50% टेक्स्ट। अब 50% टेक्स्ट जो होता है उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10% में आपका 5% का नियम है, मैं 10% आपका महाभारत से दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ तो अगर 25 नंबर का टेक्स्ट है, 25 नंबर के टेक्स्ट में से एटलीस्ट आपका 17 to 18 क्वेश्चन टेक्स्ट से रहेगा। तो 6 की 7 क्वेश्चन के लिए 4 चैप्टर काफ़ी हैं और चैप्टर नहीं बढ़ेंगे। आप लोग पढ़ लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। सिलेबस रिडक्शन का इंस्ट्रक्शन इसीलिए सीबीएसई का आया था, तब हम लोग समझ नहीं पाए थे कि आप लोगों का विंटर वेकेशंस होगा कि नहीं, फिर एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी दिन चला गया, इसलिए टाइम बहुत कम मिला, इसलिए अभिमन्यु तक ही आपका रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। पढ़ ज़रूर लीजिए, हिंदी माइथोलॉजी की किताब है, पढ़ना अच्छा है, पढ़ के रखिए, जान के रखिए, आपके काम आएगा। चलिए, तो अब सब डाउट्स क्लियर हो गए हैं मुझे लगता है सिलेबस को लेकर, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है बेटा, समझ पा रही हूँ मैं क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो आप एक काम कीजिए बेटा, अगर मुझे नहीं पता है पीडीएफ मिलता है कि नहीं, अगर पीडीएफ मिलता है तो डाउनलोड कर लीजिए, नहीं जो किसी फ्रेंड को बोलिए, ऑनलाइन का ज़माना है, आपको पिक्चर खींच के भेज देने के लिए। ठीक है ना? चलिए, तो विप्लव गायन कविता, विप्लव गायन कविता बाल कृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखित है। ठीक है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जो थे बहुत ही ओजस्वी कविताएं लिखा करते थे। अब आप बोलेंगे मैडम ओजस्वी कविताएं क्या होती हैं? बच्चों, ओजस्वी कविता ओजपूर्ण कविता जो होती है, बहुत साहस के साथ लिखी गई कविताएं होती हैं। ठीक है, ये जो है मतलब इसी प्रकार की कविताएं लिखते थे और एक्चुअली ये जो है मतलब जब अंग्रेज़ी शासन हमारे देश में था तब से लिखते थे। तो तब के ज़माने का पूरा जो हाल है वो इनके कविताओं में इसीलिए आपको मिलेगा। एक सेकंड, मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ, बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में बता देती हूँ। ये जो है इनका जो पेन नेम है वो नवीन का कहा गया है क्योंकि एक और बालकृष्ण शर्मा हुआ करते थे। ये जो है जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे और पोएट थे। ये हमारे फर्स्ट लोकसभा के मेंबर थे और ये कानपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, इन्होंने राज्यसभा के मेंबर के तौर पर भी 1957 में काम किया अपने मृत्यु तक। इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1897 को। ठीक है, कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में 8 दिसंबर 1897, नॉट 19, 1897 में इनका डेथ हुआ था। 29 अप्रैल 1960 में इनको पद्म भूषण, जो हमारे पद्मा अवार्ड्स होते हैं बहुत ही प्रेस्टीजियस, वो पद्म भूषण अवार्ड मिला था। इन्होंने
बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं कविता की, जैसे कि आत्मकथा और जीवनी की झलकियाँ, इस प्रकार से काफ़ी सारी कविताएं इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो अब ज़्यादा इनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं कविता को पढ़ना। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से जाए। ठीक है, मैं पहले पूरी कविता को आप लोगों के लिए रीड आउट कर देती हूँ, फिर मैं इसका मीनिंग बताऊंगी आपको। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबें उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। कंठ रुका है महाविनाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, रित्तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अनंतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान रगाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महाविनाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कविता सुनकर ही आपको लगेगा कि कुछ जोश वाली कविता है ना? तो ऐसी कविता शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी है, तो मैं ज़रा बता दूं आप लोगों को, कुछ वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ। हिलोर यानी कि लहर, मिज़राब यानी कि वीणा या सितार को बजाने के लिए उंगलियों पर लगाया जाने वाला तार, उंगली पे लगाते हैं फिर तार के ऊपर चलाते हैं तो उसको मिज़राब कहते हैं। आन यानी आकर, कंठ गला, महाविनाश यानी पूर्ण विनाश, पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। मारक गीत मतलब विनाश का गीत, क्षण यानी पल, दग्ध यानी जल उठना, ज्वलंत यानी जला देने वाले, क्रुद्ध यानी क्रोध से भरे, अनंतर यानी हृदय के भीतर, व्याप्त यानी विद्यमान यानी कि उसमें कंटेन करने वाला, कालकूट यानी भयंकरतम जहर, कालकूट का विष कहते हैं सबसे जहरीला होता है, फणी यानी नाग, राज यानी रहस्य, भ्रू यानी भ्रिकुटियाँ आईब्रोज, पोषक सूत्र यानी पालन करने वाले आधार, परख यानी जांच। ठीक है, अब इसके मीनिंग को सुनते हैं। यह कविता एक क्रांति गीत है जिसके द्वारा कवि से जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये इस कविता के माध्यम से, मैंने कहा वो स्वतंत्रता के वक्त लिखी गई कविता है, इस कविता के माध्यम से वो जो है जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि संघर्ष करके समाज बदला जा सकता है, जिसमें जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की बात कही गई है। कवि अपने स्थायी कवियों को उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी परिवर्तन संबंधी भावनाओं से कोई ऐसी जोशीली तान सुनाओ जिसे सुनकर सारे संसार में उथल पुथल मच जाए, कुछ परिवर्तन आए। यानी क्या कि उस वक्त जो कवि लेखक हुआ करते थे, उनके लेख वगैरह ही ऐसे माध्यम थे जिससे जनता में जोश को जागृत किया जा सकता था। फिलहाल भी आप लोग देखते हैं कि जब हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं टीवी में, बहुत सारा भाषण देते हैं, नॉर्मली वो लोग जब अपना जुलूस निकालते हैं जिसको बंगाली में मिছিল कहते हैं, उसमें भी बहुत कुछ जोशीली बातें कहते हैं, न्यूज़पेपर्स में आपको उनके बारे में जानने को मिलता है। तो बेसिकली ये चीज़ें किसके लिए बोलते हैं? अपने लिए, अपने पार्टी के लोगों के लिए, विपक्ष के लिए नहीं। विपक्ष के लिए अवश्य बोलते हैं, लेकिन मेनली बोलते हैं हम जनता के लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। हम ही लोग अगर नहीं समझेंगे बात को तो फिर कौन समझेगा? तो वो बोलकर बेसिकली हम लोगों को समझाना चाहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखते हैं। अब हमारे ऊपर होता है कि हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू की सच्चाई को जांच करके उसको वोट करके फिर हम लोग उसको सरकार में लाते हैं। तो तब का जो मतलब प्रोसीजर था, आज जो भी वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, बस आजकल के तरीके थोड़े बदल गए हैं। आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी। तो तब क्या करते थे, ये कवि और लेखक के भाषण बहुत काम आते थे।
कुछ बुद्धिजीवियों ने हमारे देश के लोगों में ऐसी एक भ्रांत धारणा फैला दी थी कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे भले के लिए हमारे पास आए हैं, और इस भलाई के चलते लोग क्या करते थे, उनको अपना देवता मान करके अपने देश से उनको नहीं भगाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स रहे तभी इंडियंस की भलाई हो सकती है। तो इस भ्रांत धारणा को दूर करने के लिए कवि लेखकों के जोश भरे गीत वगैरह बहुत काम में आए हैं। तो विप्लव गायन भी एक गीत ही है, और इस गीत के माध्यम से वो ऐसा कहना चाहते हैं बाकी कवियों को कि आप लोग ऐसी तान सुनाओ, ऐसी गीत सुनाओ जिससे कि क्रांति आ जाए, उथल पुथल मच जाए, क्रांति आ जाए, रेवोल्यूशन आ जाए, लोग उसको सुनकर समझकर जाग जाएं, एक्चुअल चीज़ क्या है वो जाने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कवि कहता है, कवि को सुनकर आंधी का एक झोंका इधर से आए और दूसरा झोंका उधर से जाए, जिससे कि जीवन में बदलाव आए। कवि कहता है कि मेरी वीणा पर अब आग की चिंगारियां आ बैठी है, अब यह मधुर स्वर उत्पन्न नहीं करेगी। वीणा से मधुर तान उत्पन्न करने वाली मिजराबें टूट चुकी हैं, और वीणा बजाने वाली मेरे दोनों उंगलियां ऐंठ गई हैं, अब यह परिवर्तन लाना चाहती हैं। वो कहते हैं कि मेरे स्वर को प्रकट करने वाला गला जोश की अधिकता से रुक गया है, इससे निकलने वाला विनाश का गीत रुक गया है, परंतु अब जो परिवर्तन आएगा वो रुक नहीं पाएगा, क्योंकि वह आक्रोश हमारे अंतर मन से उठा है, जो इन परंपराओं रूढ़ियों को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। मेरे मन के अंदर से उत्पन्न क्रोध भरी तान से युक्त गीत सामान्य गीत नहीं है, ये तान विकास और गतिशीलता की राह में आने वाली रुकावटों को जलाकर नष्ट कर देगा। कवि कहते हैं कि उसकी वीणा के कण कण में जोश का स्वर भरा हुआ है, जोश का स्वर भरा हुआ है। उसके शरीर का एक एक रोम परिवर्तन के स्वर दे रहा है। उसकी ध्वनि से बदलाव की तान ही उत्पन्न होती रही है। जैसे लहर कालकूट को धारण करने वाला नाग के सिर पर चिंतामणि शोभा देती है, वैसे ही परिवर्तन लाने वाले का जोश मुझ में शोभा दे रहा है। मैंने जीवन के सभी रहस्यों को समझ लिया है, और यह भी समझ चुका हूँ कि समाज में परिवर्तन कैसे लाया जा सके। मैंने मृत्यु और विनाश की भ्रिकुटियों में छिपे हुए पोषक सूत्रों को अच्छी तरह से समझ लिया है। मुझे पता है कि विचारों के परिवर्तन से ही महाविनाश होगा, उसके बाद ही समाज का नवनिर्माण संभव होगा। मतलब वीणा से मधुर स्वर, यानी कि मधुर मधुर कविताएं, प्रकृति को लेकर, सौंदर्य को लेकर, नायक नायिका प्रेमिक प्रेमिकाओं को लेकर, ये सौंदर्य वाले मतलब स्वर मेरे वीणा से निकलना, यानी मेरे कलम से निकलना बंद हो गए हैं। अब मेरे कलम से केवल जोशीले शब्द निकलते हैं, मेरी उंगलियां ऐंठ गई हैं, मैं अब वैसी तान नहीं बजा सकता हूँ। लेकिन मैंने जो काम कर दिया है, जो मैंने बोल दिया है, उससे परिवर्तन आके रहेगा। ठीक है, तो कभी कुछ ऐसी तान सुना दो, समझ रहे हैं, जिससे उथल पुथल मच जाए, यानी रेवोल्यूशन आ जाए। एक हिलोर इधर से आए कि एक उधर से आए, मतलब आंधी की एक लहर यहाँ से आए और एक उधर से आए, यानी कि भूचाल आ जाए। इस प्रकार से लिखे कविता को। मेरी वीणा में आज चिंगारियाँ आ बैठी है, अब इससे आग उगलेगा, केवल मेरा जो क्रोध है केवल वो निकलेगा। ठीक है, मिजराबें टूट गई हैं, उंगलियां ऐंठ गई है, मैंने समझा दिया है। कंठ रुका है, महाविनाश का मारक गीत रुद्ध होता है। मैं मारक गीत नहीं लिख पा रहा हूँ, जिस गीत के द्वारा मैं मार सकूं, मैं समाप्त कर सकूं, मर मिटा सकूं इस अंग्रेजी सत्ता को, इस शासक को जो शासन कर रही है हमारे किसानों मजदूरों पर। इन शोषितों के शोषण को रोकने के लिए जो मारक गीत लिखना है वो मेरा रुक गया है, लेकिन बाकी साथियों से आवेदन है कि वो लिखें। आग लगेगी क्षण में, रित्तल में शुद्ध युद्ध होगा। क्षण में ही आग लग जाएगी, किसी भी क्षण जो है आग लग जाएगी, और रित्तल में, हृदय के तल में जो है आग बुझी हुई है, छुपी हुई है, शुद्ध है, रुकी हुई है। युद्ध चलता जा रहा है, अंदर युद्ध चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। झाड़ झंखार दग्ध हैं, सारी धरती जो है जल रही है, और इस ज्वलंत गायन में रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अनंतर से, मेरे मन के अंदर से रुद्ध जो तान, जो गाना मेरा जो अंदर रुका हुआ है वो बाहर आ रही है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, सारे कण में यही स्वर जो है ये व्याप्त हो गई है।
ठीक है, सारे कण में जो है ये स्वर क्या हुई है, व्याप्त हो गई है, छा गई है, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। मेरे अंदर से जो ध्वनि निकल रही है, मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग से, हर एक रोए से वो ध्वनि निकलती है, वह तान गाती है। कालकूट जो है उसकी फण में जिस प्रकार चिंतामणि शोभित रहता है, उसी प्रकार जो है मेरे अंदर भी ये आग जो है चमक रहा है, मेरे सर पर चिंतामणि की तरह चमक रहा है। मैंने देख लिया है, सारे राज समझ लिया है। भ्रू विलास यानी कि भ्रुकुटियों को जब ऐसे ताना जाता है तो उसके अंदर कौन उस मारक तत्व को पालन करके, लालन करके आगे लेके आ रहा है, मैंने उस राज को पहचान लिया है। और इस कारण अब मैं नहीं रुकूंगा, क्रांति मैं लाके रहूंगा। किसके लिए रखूंगा, लाऊंगा? शोषित वर्ग के लिए, किसान मजदूर, हमारे जितने भी शोषित वर्ग हैं उनके लिए मैं क्रांति लाके रहूंगा, उनको मैं इस कपट के जाल से बचा के रहूंगा। ठीक है, कविता समझ में आई है बच्चों आप लोगों को? यदि कोई डाउट है कहीं पर, सो प्लीज टेल मी दैट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। ई पोर्टल में बेटा प्लीज यहाँ पे बोल दो ना, एक बार यहाँ बोल दो बेटा। What is the project? Manish is asking me now. Go to the project section and see it. Okay? Go to the project section and see it. I have made a index regarding the project. You are asking me now, Manish, after a long time. What you have asked? नहीं नजर आ रहा है, रुको रुको रुको, let me see it. एक सेकंड, हाँ देख के बताती हूँ। अच्छा, ये 35 रुपया वाला आंसर आपको बुक में नहीं मिला है? अच्छा रुकिए, मैं देख कर बताती हूँ कहाँ है। एक सेकंड मैं देख लेती हूँ, आपकी किताब तो मेरे पास ही है। एक सेकंड, गिव मी सम टाइम। फर्स्ट पैराग्राफ में वो देखो, आपकी दोस्त को मिल गया है। आजकल संपूर्ण पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ रही है लगता है, इसलिए नहीं मिल रहा है। देखो ये बच्चे लॉकडाउन के चलते घर में रहते रहते पढ़ना भूल गए हैं। जो बच्चे पहले पूरी पूरी किताब पढ़ा करते थे, उनको चैप्टर पढ़ के नहीं मिल रहा है। मैं शर्म करूं कि आप करें? सोमदत्ता आपको कहाँ मिला है? मिला है, आपने दिया है? एक सेकंड मैं भी देख लूं। हाँ, 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ। ठीक है, तो 30 और 5 मिला के हुआ 35। अब डाउट क्लियर हुआ? ठीक है ना? चलिए
मुझे भी याद नहीं रहता, इतने सारे क्लासेस आपके एक के बाद एक लिए हैं, कौन से कहाँ पे दे दिया है। तो विद्यार्थियों ज़रा अपना अटेंडेंस दे दीजिए मुझे। संपूर्णा, सोमदत्ता, साक्षी, अच्छा मनीष, कितने साल बाद मनीष का नाम ले रहे हैं, मनीष गायब हो गया था। ठीक है, और कोई? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज समय हो गया है। मुझे नहीं लगता है अब कोई डाउट है आप लोगों को। इसके क्वेश्चन आंसर्स ऑफलाइन वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और समय भी हो गया है, अब मुझे जो है क्लास ऑफ करना होगा। तो फिर मिलेंगे मे बी विद द रिविजन क्लासेस। बाय।